अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वादी कैलाश या वादी कालाश, कुछ भी कह लें, 3 वादियाँ ब्रीर, रंबूर और बम्बोरत, लेकिन इनके साथ 3 नहीं 3000 कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहने को चंद गाँव हैं, लेकिन इन चंद देहात के साथ इतनी कहानियाँ हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएं और मैं शायद वो कहानियाँ पूरी तरह बता भी ना सकूं। लेकिन वो कहानी ऐसी नहीं है जो कागज़ों पर तहरीर हो, वो कहानियाँ ऐसी भी नहीं है जो कहीं दीवारों पर लिखी हों और आप पढ़ लें। कुछ कहानियाँ देखने के लिए होती हैं, कुछ कहानियाँ सुनने के लिए होती हैं और कुछ कहानियाँ पढ़ने के लिए होती हैं। यहाँ जो कहानियाँ हैं वो देखने वाली भी हैं, पढ़ने वाली भी हैं और सुनने वाली भी हैं। मैं इस वक्त एक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ। ब्रून गांव का बोर्ड है और इसी तरह जो कालाशी लोग हैं उनके जो गांव हैं, जो टिपिकल गांव हैं, जैसे करकाल है, ब्रून है, अनीश है, इस तरह के हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। चीज़ें हर जगह एक जैसी हैं। मसलन ये मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्रेडिशनल हाउसेस, ऊपर लिखा हुआ है ब्रून गांव ट्रेडिशनल हाउसेस। घर वैसे ही है जैसे हमारे हैं, लेकिन कोई तो फ़र्क होगा जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडिशनल हाउसेस लिखा हुआ है। दीवा दूर, ये आल्टर को कहा जाता है कुर्बान गाह। कुर्बान गाह हमारे यहाँ तो खैर जो है वो सिविक सेंस बहुत कम है शहरों में। बाहर के मुल्कों में है कि उन्होंने कुर्बानी के लिए जगह मखसूस कर रखी हैं। लोग वहाँ कुर्बानियाँ करते हैं ईद पर, या मतलब वैसे सदक़े के जानवर ज़िबा करते हैं। लेकिन शहरों में तो आपने खुद ईद उल अज़हा पर देखे होंगे तमाशे कि गलियों में लिटाकर जो है वो जानवर ज़िबा किए जाते हैं और आगे आगे जो गाय या भैंस होती है या बैल होता है और पीछे पीछे कसाई भाग रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने एक जो है वो दीवा दूर बनाया हुआ है, आल्टर यानी कुर्बान गाह। हर साल दिसंबर में ये कुर्बानी करते हैं। कालाशी हैं गैर मुस्लिम, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी वो बकरा ईद है। ये साथ में आपको वही दिखा दूँ, गाँव का एक मंज़र भी दिखा दूँ। ब्रून गाँव जहाँ हमने जाना है, ये ऊंचे पहाड़ के दामन में जो है वो ये गाँव है। उसके नीचे है जस्ता खान। जस्ता खान जो है वो टेंपल बेसिकली है। आप ये ना समझिएगा कि वो गिरजाघर होगा, बल्कि ये जस्ता खान वो जगह होती है जहाँ ये मुर्दे के कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं, यानी उसकी आखिरी रसूमात अदा करते हैं। वैशाली, ये मैं आपसे पहले भी किसी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि ये मैटरनिटी होम होता है और यहाँ औरतें आती हैं, उस वक्त तक रहती हैं जब तक उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो जाता। मंदवा जावा कब्रिस्तान को कहा जाता है। एक कराकाल का कब्रिस्तान मैंने आपको दिखाया था, जिसमें खाली ताबूत और टूटी हुई चारपाइयाँ थी, लेकिन वो उस दौर का कब्रिस्तान था जिस दौर में ये मुर्दे खुले छोड़ दिया करते थे और उन्हें चील कब्बे खा जाया करते थे और उन मुर्दों के हाथों में बंदूकें भी थमाया करते थे, ताकि अगर फरिश्ता शहद, पनीर या खाने की रिश्वत ना माने तो उसे गोली मार दे। उसके बाद फिर इन्होंने मुर्दे दफनाना शुरू कर दिए और अब बाकायदा हर गांव का अपना एक अलग कब्रिस्तान है। तो मैं आपको साथ लाया हूँ ये कहानियाँ सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो है ब्रून गांव की कहानी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस कहानी की तमहीद क्या है, इसका इख्तिताम क्या है, इस कहानी का जो है वो क्लाइमेक्स कह लें, या इस कहानी का प्लॉट बेसिकली, सॉरी क्लाइमेक्स है गया, इस कहानी का प्लॉट क्या है। देखते हैं कि ब्रून गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं, मतलब कालाशी कैसे रहते हैं। आइए चलते हैं। और ये उसका तंग रास्ता, ये साइड पर जो है वो मेरा है कोई आरा मशीन है, मारपटे लगे हुए हैं, अंदर बाकायदा लकड़ी के तख्ते या तख्तियाँ काटी जा रही हैं। मेरे आगे आगे जो नौजवान जा रहे हैं ये हनीफ परवाना साहब हैं, हम इन्हें प्यार से हनीफ चित्राली कहते हैं। और क्योंकि ये वादी है तकरीबन 6000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर, लिहाजा हर चीज़ ही बुलंदी पर है। हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ चढ़ना पड़ेगा।
कुदरती बहता पानी और इसके ऊपर ये जनाब आरजी पुल। ये जनाब ये कब्रिस्तान 2015 में मेरा ख्याल सैलाब आया था और उस सैलाब ने इस कब्रिस्तान को बर्बाद किया था। ये भी उसी तरह का कब्रिस्तान था जैसे कराकाल का है। ये एक चारपाई, मैं कराकाल के जो है ब्लॉग में बता चुका हूँ, ये चारपाई घर वापस नहीं ले जाया करते थे, जिस चारपाई मुर्दे को लाया करते थे। कुछ मेरा ख्याल कब्रें भी बनाई हैं इन्होंने। ये जो नज़र आ रहा है छज्जा, ये कब्र है बाकायदा, साथ इसके चारपाई रखी हुई है नीचे। ये इनकी कब्र का अंदाज़ है और साथ वो चारपाई। ये मतलब चारपाई अब भी नहीं ले जाते, मुर्दे दफन करते हैं। कुछ नई कब्रें हैं, ये जो उभरी हुई जगह नज़र आ रही हैं ये कब्रें हैं, लेकिन चारपाई वापस नहीं लेके जाते। चारपाई अब भी यहीं छोड़ जाते हैं। ये सामने आपको एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही होगी, ये दो लकड़ी के बने हुए बुत हैं। अच्छा, कालाशियों के यहाँ ये रिवाज था और है भी कि जो पैसे वाले कालाशी होते थे वो हर 20-30 साल के बाद, 40 साल के बाद अपने मुर्दों की याद ताज़ा करने के लिए नए सिरे से उनके मुजस्समे लकड़ी के बनाया करते थे। गंडाऊ कहते हैं इनको मकामी ज़बान में, लेकिन इन पर ख़र्चा अच्छा खासा आता है, हर किसी के बस की बात नहीं। ये देखें, ये पूरा कब्रिस्तान है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ब्रून गांव का। और इस पूरे कब्रिस्तान में ये वाहिद दो मुजस्समे जो है वो लगे हुए हैं। कहते हैं कि ये दो वैसे एक आपको औरत लग रही होगी, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसकी पगड़ी जो है वो ख़राब हो चुकी है। मतलब इसकी पगड़ी थी पहले बनी हुई, लेकिन वो ख़राब हो गई और या गिर गई, टूट गई, और दूसरे की जो है वो पगड़ी मौजूद है। दोनों भाई थे बड़े मालदार, और फिर जो है वो कई साल के बाद, 30-40 या 50 साल के बाद उनके वर्षा ने उनकी याद ताज़ा करने के लिए ये दो बुत बनाकर लगाए। ऊपर बाकायदा बारिश से बचाव के लिए छज्जा भी लगाया हुआ है। ये मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि इस चीज़ को गंडाऊ जो है वो बोला जाता है। कहते हैं इन दो बुतों को जंगल में तराशा गया था। उस वक्त के जो माहिर कारीगर या तरखान थे उन्होंने इन बुतों को तराशा था, और ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इन पर जो जंगल है, इन बुतों को इन दरख्तों की लकड़ी से तैयार किया गया था। ये देवदार की लकड़ी कहलाती है और सदियों तक ख़राब नहीं होती। तो माहिर तरखान जो है वो इन पहाड़ों के ऊपर ले जाए गए थे और उन्होंने वहाँ इन बुतों को तराशा और फिर इन्हें बाकायदा बारात की शक्ल में यहाँ लाकर नस्ब किया गया था। अंग्रेज़ दौर की बात है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले कि ये बुत यहाँ नस्ब है। और कहते हैं कि इस सारे मामले पर, यानी बुतों की इस बारात पर उस वक्त 70 लाख रुपए से ज़्यादा का ख़र्च आया था। तो ये मतलब उस इमारत की या मतलब उस दौलत की निशानदेही करते हैं जो कालाशियों के पास है। अब भी कालाशी बहुत अमीर हैं, जो है वो गुर्बत कहीं पीछे छोड़ आए। बहुत सारी NGOs जो है वो इनकी मदद करती हैं और बतौर ख़ास मदद करती हैं। लेकिन ये 70 लाख के दो बुत और इनकी बारात, इनका अपना ही जो है वो एक अंदाज़ था। उसके बाद इस तरह के बुत ना बनाए गए अब तक, और मेरा ख़्याल है कि इतनी ज़्यादा लागत से कम से कम मुस्तक़बिल करीब में कोई इम्कान नहीं है कि इस तरह के बुत बनाए जाएंगे। ये दो सगे भाई थे जिनकी जो है वो ये बुत है, और ये जो चारपाई है इसके नीचे वो दफन है। मट्टी तो अब मेरा ख्याल है उनका सब कुछ ही खा गई होगी, हड्डियाँ भी नहीं बची होंगी उनकी, बाकी गोश्त तो खैर चंद दिन बाद ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो कब्र ये है, और फिर चूँकि वो अमीर लोग थे लिहाजा उन्होंने कुछ अरसे के बाद ये बुत बनाकर लगवाए।
और ये दोनों सगे भाई थे। एक का नाम गश है, यानी ये जो सीधे हाथ वाला बुत है, मेरे सीधे हाथ वाला बुत जो है ये गश का है, और दूसरा है कमाऊ। मतलब ये दो भाइयों के नाम थे, गश और कमाऊ। ये जो सामने झंडा लगा नज़र आ रहा है, ये ताज़ा तरीन कब्र है, यानी इस कब्रिस्तान की सबसे ताज़ा कब्र है, जिसके फूल भी अभी ख़राब नहीं हुए। कहते चंद रोज़ पहले इस शख्स का इंतकाल हुआ था और अब इसे दफन किया गया है। ताबूत तो तोड़ फोड़ दिया गया, लेकिन अब इसे दफन किया गया। चारपाइयाँ कुछ पुरानी मरहल है, वो जो चारपाई आखिर पर नज़र आ रही है शायद वो इस मुर्दे की हो। एक कब्र उखड़ी हुई भी नज़र आ रही है, शायद मुर्दा खुद उठ के भाग गया या किसी ने उखाड़ के फेंक दिया, अब ये अल्लाह जाने। बहरहाल ये झंडा जो है वो इस बात की निशानदही करता है कि ये सबसे ताज़ा कब्र इस इलाके में और इस कब्रिस्तान में यही है। इस जगह को जश्ता खान कहा जाता है और ये वो जगह है जहाँ कालाशी अपने मुर्दे को दफनाने से पहले उसे तैयार करते हैं। मतलब दफनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ होता है, ये वो जगह है। इसको फ़िलहाल तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जनाब इसका दरवाज़ा खुल गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जश्ता खान कहलाता है जहाँ कालाशी अपने मुर्दे को दफनाने से पहले रखते हैं। बड़ी बहुत नीम तारीख सी जगह है। गालिबन यहाँ रोशनी का बंदोबस्त भी नहीं है, और ये वो जगह है अंदर से जहाँ उसे कुछ वक्त के लिए रखा जाता है। ये मैं नहीं बता सकता कि कितने वक्त के लिए रखते हैं, लेकिन इस नीम तारीख कमरे में उसे दफनाने के लिए तैयार किया जाता है मुर्दे को। मेरा नहीं ख्याल कि हम मुसलमानों की तरह इनके यहाँ कोई गुस्ल वगैरह का रिवाज होगा या नहीं होगा। रोशनी का जो बंदोबस्त किया हुआ है, ऊपर जो है वो एक बनाया हुआ है होल सा रोशनी के लिए, और बाकी ये दीवारें हैं, नीम तारीख दीवारें। ये बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। इसका क्रेडिट भी मैं हनीफ परवाज़ को दूंगा कि उसने ये खुलवाया। ये अल्लाह जाने इन पौधों का क्या करते हैं, ये जो सारा कुछ लगा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े शहतीर पड़े हुए हैं, ये भी नहीं पता कि ये शहतीरों का क्या किया जाता है, लेकिन बहरहाल ये जगह उसके बाद से मुर्दे को कब्र में उतारा जाता है। भ्रून गांव आपने देखा, उसकी कहानियाँ सुनी। कहानी में सबसे अहम वही कब्रिस्तान जो मैंने आपको दिखाया। अब तो खैर चले इसे कब्रिस्तान कहते हुए लगता है कि कब्रें हैं, लेकिन जब ये मुर्दे दफनाया नहीं करते थे तो उस वक्त तो इसे कब्रिस्तान कहना भी अजीब लगता था। जैसे कराकाल का कब्रिस्तान मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी आपने देखा कि अमीरी गरीबी हर जगह है। मुसलमानों में हो तो भी वो इसका इजहार करता है, और कालाशियों में हो तो भी वो इसका इजहार करते हैं। वो दो बुत जो मैंने आपको दिखाए, आपने देखा कि जिनके पास पैसे होते हैं वो हर 20-30 साल के बाद अपने प्यारों को, अपने जाने वालों को याद करते हैं, और जिनके पास नहीं होते वो हमारी तरह साल में शायद एक दफ़ा भी उनके नाम का ख़त्म दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते, बरसी मना पाते हैं या नहीं मना पाते, अल्लाह जाने। इसी तरह मैंने जो है वो आपको ड्रोन के ज़रिए वो कुर्बान गाह दिखाई। उसकी वजह ये कि वो ख़ासी बुलंदी पर है और मैं वहाँ जो है वो अपनी तबीयत की वजह से जा नहीं सका, मतलब मुझसे इतनी चढ़ाई चढ़ी नहीं गई। अब आप इसमें जो है वो समझ लें कि मेरी नाकामी कह लें या मेरी तबीयत की वजह से कह लें, लेकिन मैं इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सका। ये भ्रून गांव का मंज़र, और ये वही बोर्ड जो मैंने जो है वो ये शुरू करने से पहले आपको बताया था। हाँ, बादशाली भी आपको दिखा दी। ये अच्छा, एक बात मैं वजाहत कर दूं कि मुझे पहले पता ये था कि ये सिर्फ मैटरनिटी होम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन आज ये उक़्दा भी खुला कि ये सिर्फ मैटरनिटी होम नहीं होता, बल्कि हर औरत को आयाम मखसूसा में जो मतलब हर महीने ज़ाहिर सी बात है एक कुदरती अमर है, उन आयाम मखसूसा में उन औरतों को यहाँ भेज दिया जाता है। यानी मैंने हिंदुओं के बारे में तो सुना था, नहायत ईमानदारी से कहूँगा कि मुझे ये नहीं पता था। हिंदू ख़वातीन के बारे में मैं जानता था, पहले से जानता था, मैंने पढ़ भी रखा था कि उनके यहाँ ऐसी औरत को जो नापाक हालत में होती है उसे रसोई में नहीं जाने देते। रसोई कहते हैं बावर्ची खाने को, और उस वक्त तक नहीं जाने देते जब तक वो मतलब पाक नहीं हो जाती। लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये जो है वो कालाशी भी यही करते हैं। तो मुझे बाद वक़्त ऐसा लगता है कि ये जो कालाशी मज़हब है ये यूनानी या जो है वो सामी या मतलब आर्याई, ये सिर्फ नाम की चीज़ें हैं। ये इनका मज़हब वगैरह कोई नहीं, ये एक मलहूबा है जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर का कह लें, मुख्तलिफ़ मज़ाहब का कह लें। जैसे यूनानियों में 12 देवताओं की जो है वो पूजा की जाती थी। ज़ेवस देवता जो है वो उनका सरदार होता था, फिर जो है वो एफ्रोडाइट और बियाना और अपने जुपिटर, ये सारे के सारे जो है वो देवता उसके अंडर हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ सूरत ये है कि जो पुराने लोग हैं मतलब जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं 60 साल 70 साल या 80 साल की उम्र के, उन्हें तो ये इन देवताओं का पता है, लेकिन जो नई नस्ल है वो इन देवताओं को इतना नहीं मानती, या मानती नहीं या उनके बारे में जानती ही नहीं। इसलिए इनके यहाँ पूजा पाठ का तसव्वुर सिवाय गाने बजाने के और कुछ भी नहीं। मज़हब के नाम पर अगर देखा जाए तो मैंने आज जो है वो कुछ और लोगों से भी बात की। मज़हब के नाम पर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आज़ादी है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन्हें मिली हुई है। वरना यूँ कह लें कि ये पाकिस्तान का अमेरिका है जहाँ सब कुछ खुलेआम होता है। सिर्फ एक बात मैंने देखी है और मुझे जो बताई गई वो ये कि वो बदकिरदारी जिसका इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो नहीं है इनमें। अदरवाइज़ वो सारा कुछ है जो किसी मगरबी सोसाइटी में है। मैंने अपने जो है वो एक इंटरव्यू में पता नहीं किसी से पूछा था, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि ये वादी कैलाश कई देहात पर मुश्तमिल है और कई किलोमीटर इसका रकबा है। रकबा से मुराद ये कि ये कई किलोमीटर लंबी है। लेकिन मज़े की बात ये कि मुसलमान घराने हो या कैलाश घराने हो, यहाँ ताले नहीं लगाए जाते। हम तो वो आधे घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो घर बंद करके जाते हैं, ताले लगा के जाते हैं। यहाँ चोरी चकारी नहीं होती। ये लादीन लोग हैं, लामज़हब हैं, लेकिन ये चोरियाँ नहीं करते। लड़कियाँ उनमें इस्लाम की तरफ रुझान ज़्यादा है। मुझे ये भी पता चला, बहुत हैरत हुई कि मज़लूमियत के हवाले से कैलाश की जो लड़की है वो दूसरे मज़हब के हवाले से ज़्यादा मज़लूम है। एक ज़माना ये था, अब तो खैर ये भाग के शादियाँ करती हैं घर से पसंद से, लेकिन एक ज़माना ये था कि जब ये इनकी शादियाँ बहुत स्ट्रिक्टली घर वालों की मर्ज़ी से होती थी और घर वाले ज़ोर ज़बरदस्ती करके लड़की को खींचतान के इसके शोहर के घर छोड़ आते थे। और फिर शोहर जो करे, फिर शोहर के लिए ये बीवी या औरत नहीं होती थी, शोहर के लिए ये बकरी होती थी। उसे काटे, उसे नोचे, उसे कुछ भी करे। तो आज भी सूरत ये है कि एक कालाशी औरत वो अपने शोहर को, बेशक ये सरेआम इसके ज़ात ना करते हैं, ना करेंगे, ना किसी इंटरव्यू में बताएंगे, लेकिन जो है वो कालाशी औरत आज भी मज़लूम है और आज भी वो उतना ही जुल्म बर्दाश्त करती है जितने वो पहले करती थी। इसीलिए ये औरतें अपना शोहर बदल लेती हैं। और एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि एक औरत ने जो है वो अपना शोहर बदला, तो जो उसका जो पहला शोहर था उसने किसी ज़माने में एक खरगोश पकड़ के, जंगली खरगोश पकड़ के वो अपने ससुर को खिलाया था। तो तरीक़ाकार यही होता है कि जब बीवी जो है वो अपना शोहर बदल लेती है तो उसे वो सब कुछ पहले शोहर को दुगना करके लौटाना पड़ता है जो उसके पहले शोहर ने खर्च किया होता है। तो जब उसने अपना शोहर बदला तो पुराना शोहर ने अपने मुतालबे जो दूसरे थे उनके साथ साथ ये मुतालबा भी रखा कि वो जो मैंने खरगोश पकड़ कर तुम्हें खिलाया था वो भी मुझे वापस करो।
अब वो चूँकि खरगोश तो खाया जा चुका था, ज़्यादा वो वापस तो नहीं किया जा सकता था। उसकी जगह फिर बाकायदा पंचायत हुई और पंचायत में 2 बैल उस एक जंगली खरगोश के बदले में दिए गए, तब उस बंदे की जान छूटी, यानी तब उस बंदे ने उस औरत की जान छोड़ी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कालाशी औरत मज़लूम तरीन औरत है। कहने को ये अमेरिका है, ठीक है, लेकिन जो हाल मतलब दूसरे मज़हब में, मुसलमानों में तो खैर बहुत रवादारी का है, बहुत कम लोग हैं जो औरतों पर तशद्दुद करते, होता है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बड़े जो है वो नेक हैं, गंगा नहाए हुए हैं। मुसलमान भी अपनी औरतों के साथ कुछ कम नहीं करते, लेकिन कालाशी जो है वो अपनी औरतों के साथ वही सलूक करते हैं जो जानवरों के साथ किया जाता है। अब ये उनकी रिवायत है, मज़हब है, सकाफ़त है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तयशुदा बात है कि कालाशी औरत मज़लूम है और इसी वजह से बहुत हद तक मर्दों की निस्बत वो अपने मज़हब से बागी भी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।